हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इस इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं, कृपया करके इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। आज का क्वेश्चन पेपर जो है, आप जब देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि BSPSCL के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 51, क्योंकि मैं टेक्निकल पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ ओनली, तो क्योंकि टेक्निकल के बाद फिर नॉन टेक भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले टेक्निकल ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नॉन टेक पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है LNG इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन ए इंसुलेटेड लो टेम्परेचर कंटेनर। LNG स्टैंड फॉर, LNG का मतलब क्या होता है? LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में क्या क्या होता है? इसमें जो होता है टोटल मेथेन होता है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सारे गैस का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहता है वो रहता है मेथेन का। मेथेन का कितना रहता है? 85 to 95%। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है उसमें 95% तक मेथेन रहता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द गैस है मेथेन, एथेन, प्रोपेन मिला के 5%। नेक्स्ट चलते हैं 52। Maximum rate at which nearly error-free data can be theoretically transmitted over communication channel is defined as। तो इसको देखो, बोल रहा है मैक्सिमम कितना आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एरर फ्री, मतलब विदाउट एनी एरर। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी जो होता है, जितना चैनल कैपेसिटी का मतलब हो गया कि सपोज करो यहाँ पे गेट है, ठीक है, ये क्या है? ये घर है। अब यहाँ पे मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है, चैनल कैपेसिटी हो गया ये। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा, जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतना क्या होगा? अगर चैनल कैपेसिटी अगर सही नहीं रहेगा तो उतना कम डाटा ट्रांसफ़र होगा। अगर चैनल कैपेसिटी सही रहेगा, मतलब चैनल कैपेसिटी में बहुत सारा रहता है। देखो, चैनल कैपेसिटी जो है, चैनल कैपेसिटी C = B log 2 × 1 + S/n। ये फॉर्मूला होता है चैनल कैपेसिटी का। बी हो गया बैंडविथ, और आपका S/n मतलब हो गया सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो पूछा है कि एरर फ्री डाटा मुझे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना मैक्सिमम रेट से। तो हम उसको क्या बोलेंगे? चैनल कैपेसिटी। अगर चैनल कैपेसिटी के बारे में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता, आपको बैंडविड्थ दे देता, सिग्नल टू नॉइज रेशियो देता, तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 52 क्वेश्चन हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? चैनल कैपेसिटी। और बैंडविड्थ आपको पता ही है, बैंडविड्थ क्या होता है? नेटवर्क में भी पढ़ते हैं बैंडविड्थ क्या होता है? FH हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये होता है बैंडविड्थ। नेक्स्ट है 53। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए DC मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब देखो, स्टार्टिंग टॉर्क मुझे निकालना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क किसके इंडिपेंडेंट होता है? तो आपको पता है पहले क्या होता है, अगर EMF इक्वेशन लिखना है, E = क्या होता है मोटर के केस में? P phi N/60 ×
जेड वाई। फार्मूला आपको याद रहना जरूरी है। अब देखो ई हो गया बैक ईएमएफ, पी हो गया नंबर ऑफ पोल, फाई हो गया फ्लक्स, एन हो गया स्पीड इन आरपीएम, जेड हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, ए हो गया पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ मतलब अगर लैप बाइंडिंग है तो क्या होगा, लैप बाइंडिंग इक्वल टू ए इक्वल टू पी जितना पोल होगा, ठीक है। अगर वेब बाइंडिंग है तो ए इक्वल टू क्या होगा, 2 फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। अब देखो फाई क्या है, फ्लक्स है, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, तो ये दोनों पे क्या है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो इसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। अब देखो टी इक्वल टू अगर लिखें ये प्रोपोर्शनल को क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इंटू फाई आई ए, के कांस्टेंट हो गया फाई ए। तो आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तो है इसमें, आर्मेचर करंट भी है, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड होगा। नेक्स्ट है 54, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है आपको। इलेक्ट्रिकल डिग्री पास्ट व्हेन द शाफ्ट ऑफ द 4 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे पहले एक फार्मूला होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पी थीटा मैकेनिकल बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पी क्या हो गया, आप लिख लो, पी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ पोल जो है वो मैं लिख देता हूँ। थीटा एम मतलब होता है मैकेनिकल डिग्री, इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब देखो क्या क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है, पास्ट व्हेन ए शाफ्ट ऑफ 4 पोल, यानी पी इक्वल टू दिया हुआ कितना 4, जैसे जैसे दिया वैसे लिख दो। सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, मेक्स ए कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट है पूरा घूमेगा, तो कितना होगा, एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल कितना हो जाएगा, थीटा मैकेनिकल इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इलेक्ट्रिकल निकालो, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होगा, पी मतलब क्या होता है, पोल 4/2 N2 कितना है, थीटा मैकेनिकल 360 डिग्री है, 360 लिख देंगे, तो कितना हो गया 720 डिग्री। क्या हो गया 720 डिग्री, इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्मूला के साथ आप निकाल सकते हो, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पी थीटा मैकेनिकल बाय 2। यहाँ पे 4 पोल की जगह में भी 6 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, तो उस तरह से आप उसको पुटअप करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोलिक टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाई हाइड्रोलिक हेड एबव 200 मीटर। अब देखो डिफरेंट टाइप का टर्बाइन होता है, सब टर्बाइन का अलग अलग रेंज होता है, ठीक है। अगर वो रेंज अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो जो 200 मीटर एंड एबव के लिए यूज होता है वो होता है पेल्टन टर्बाइन। कौन सा टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन का जो रेंज होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 से 1000 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद आपका केप्लन टर्बाइन जो होता है, केप्लन टर्बाइन का रेंज होता है 10 से 70 मीटर। और उसके बाद फ्रांसिस टर्बाइन का जो होता है 40 से 200, 40 to 200 मीटर। तो मेन 3 याद रखना है, ठीक है। फिक्स्ड वेन प्रोपेलर एक टर्बाइन नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कोई टर्बाइन नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाइड्रोलिक टर्बाइन, हाइड्रोलिक में पेल्टन होता है, केप्लन होता है और फ्रांसिस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इफिशिएंट टर्बाइन, मतलब इसका जो इफिशियंसी होता है लगभग 85% होता है, ठीक है। और टर्बाइन का क्या यूज है, टर्बाइन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स करता है कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, समझ गए। और कभी कभी पूछता है कौन कौन सा टरबाइन, जैसे पेल्टन टरबाइन के बारे में पूछेगा तो पेल्टन टरबाइन जो होता है इसको इम्पल्स टरबाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन किसको बोलेंगे? पेल्टन टरबाइन को। और इसको फ्रांसिस टरबाइन को हम लोग रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन। और केपलन टरबाइन को भी रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, रिएक्शन। सब आप लिख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 56, ये पावर प्लांट है जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15 मेगावाट एंड एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है 50% एंड एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40, ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको क्या क्या दिया हो आप लिख लो। पहले क्या है? एनुअल लोड फैक्टर LF, लोड फैक्टर कितना है? 50% मतलब 0.5। मैक्सिमम डिमांड यानी P मैक्स दिया हुआ है 15 मेगावाट, ये भी लिख लिए। जो जो डाटा गिवन है वो लिख लिए। कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी PCF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 0.4। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है कि आपको क्या निकालना है, आपको ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी निकालना, किसका? प्लांट का। उस पावर प्लांट में कितना ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी, इसको कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी का फार्मूला लगा दो। प्लांट कैपेसिटी हमको पहले निकालना है, कितना कैपेसिटी है प्लांट का। प्लांट कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड यानी P मैक्स इंटू लोड फैक्टर हो जाएगा, अब बाई कितना हो गया? प्लांट PCF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब P मैक्सिमम दिया हुआ 15 इंटू लोड फैक्टर दिया हुआ 0.5 बाई क्या हो गया? 0.4। इसको जब करेंगे तो लगभग 18.75 क्या आ जाएगा? मेगावाट। अब देखिए प्लांट कैपेसिटी निकल गया आपका, तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होगा? रिजर्व कैपेसिटी सिंपल है, रिजर्व कैपेसिटी ही मुझे निकालना है। रिजर्व कैपेसिटी मतलब टोटल प्लांट कितना है? प्लांट का कैपेसिटी 18.75 मेगावाट। इसमें से मैक्सिमम डिमांड कितना है? 15। मैक्सिमम डिमांड मतलब इतना यूटिलाइज कर लेगा तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 3.75 मेगावाट। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी कितना हो जाएगा उस प्लांट का? 3.75। तो ये फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो विथिन 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को आप बना सकते हो, क्योंकि 3 डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लांट कैपेसिटी निकालेंगे पहले, कितना जो उस प्लांट का कैपेसिटी कितना है, मतलब वो प्लांट कितना मेगावाट पावर जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद उस पर कितना कनेक्टेड लोड है, मतलब मैक्सिमम डिमांड क्या है उसका, इनटू लोड फैक्टर बाय PCF, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 57। 57 में आप देख सकते हो, हाउ मेनी टोटल लिंक आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइस इन ए फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क। तो मेश नेटवर्क का है क्या है? मेश नेटवर्क, मेश मतलब क्या होगा? मेश मतलब होगा जैसे एक डिवाइस यहाँ है, फिर यहाँ ऐसे पूरा कंप्लीट कवर है इस तरह से, समझ गए पूरा। तो इसको क्या बोलेंगे? मेश नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे टोटल डिवाइस क्या है? n = 12, बहुत सिंपल। टोटल लिंक कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? फॉर्मूला है एक, टोटल लिंक्स कितना कनेक्ट कर सकते हैं मेश में? n × n-1/2, सिंपल। n क्या होगा? 12 × 12-1 11/2, 6 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 66। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 66। अब यहाँ पे 12 की जगह कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। 12 की जगह अगर सपोज करो 18 दे दिया, 10 दे दिया, 6 दे दिया, तो आप कोई भी डाटा अगर दिया रहेगा तो आप इस फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हो टोटल लिंक कितना कनेक्ट कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट क्या है थ्योरेटिकल है। अकॉर्डिंग टू बर्कहाउसन क्राइटेरियन इन ए पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? AB × AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? D।
यही है ना क्राइटेरिया। अब देखो ये भी क्या होता है, एम्पलीफायर गेन, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर गेन, और या एम्पलीफायर गेन या इसको वोल्टेज गेन जो क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये स्मॉल का ये हो गया फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर। ठीक है, फीडबैक फैक्टर को कभी कभी बीटा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ए भी दिया है, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, बीटा इंटू ए भी, इस तरह का भी रहेगा तो ये भी आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसका क्यों यूज करते हैं, कोई भी मतलब उस क्राइटेरिया जो कंडीशन क्या होता है, बार्कौसन क्राइटेरियन का कंडीशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो लूप गेन होगा उस सिस्टम का वो क्या होगा, हमेशा यूनिटी होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट 99% केस में क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा है कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड द कैपेसिटी ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इसका कैसे आप निकालेंगे, देखो ओपन डेल्टा में क्या होता है, ओपन डेल्टा मतलब इस तरह के वी शेप में है, ठीक है, और डेल्टा डेल्टा मतलब इस तरह से रहेगा, ये हो गया डेल्टा डेल्टा, ये हो गया ओपन डेल्टा। तो ओपन डेल्टा के कनेक्शन में जो पावर सप्लाई होता है P इक्वल टू होता है √3 V फेज इंटू I फेज। ठीक है, ये किसके केस में है, ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा के केस में इसको ऐसे V/V लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेल्टा डेल्टा के केस में, डेल्टा डेल्टा के केस में क्या होगा, P डेल्टा डेल्टा, यही है ना, P डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 3 V फेज I फेज। बस निकल गया। आप तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। तो रेशियो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा, तो ओपन डेल्टा क्या है, P/P डेल्टा डेल्टा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर √3/3, √3/3 कितना हो जाएगा 0.577। तो इसका मतलब 57.7%। इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रेशियो 57.7%। जो इफ़िशेंसी होता है ओपन डेल्टा कनेक्शन का वो हमेशा क्या होता है, लो होता है। इफ़िशेंसी इसका क्या होता है, लो होता है, समझ गए। और ओपन डेल्टा कनेक्शन हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, इसलिए ओपन डेल्टा जब भी हम लोग यूज करते हैं तो कब करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, ये वाली 57.7% वाली कैसे आया आपको पता होना चाहिए। अगर ओपन डेल्टा के केस में कितना पावर होगा, कितना पावर सप्लाई होगा, √3 इंटू V फेज इंटू I फेज, और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में 3 इंटू V फेज I फेज। तो ये रेशियो निकाल देंगे √3/3, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर ओरिजिनली कॉस्टिंग, मतलब जो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट है 1 लाख है, हैज़ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 16 साल। इफ़ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 20,000, द एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड। देखो स्ट्रेट लाइन बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछा है, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है लगभग हर JEE लेवल के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये सब डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह अगर आपका जॉब हो जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको डिप्रिसिएशन कॉस्ट का फार्मूला आपको आना ज़रूरी है, और बहुत सिंपल फार्मूला होता है। अगर फार्मूला आपको पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एक बार ट्रांसफार्मर को खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 1 लाख रुपया, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना, फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर को TF लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना है 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब स्क्रैप वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000,
स्क्रैप वैल्यू की एस भी लिख सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ स्पेन क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन ट्रांसफार्मर का, लाइफ स्पेन 16 ईयर्स। यहाँ तक समझ गया। अब देखो 1 लाख का ट्रांसफार्मर था, उसको स्क्रैप वैल्यू 20,000 मिल रहा है, तो एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, एनुअल मतलब 1 साल का, ये तो 16 साल का है टोटल, 16 साल बाद उसको कितना मिल रहा है 20,000 रुपया। लेकिन मैं 1 साल का निकालूं तो एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज, एनुअल 1 साल का एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज, एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल ट्रांसफार्मर का कॉस्ट 1 लाख माइनस कितना मिल रहा है उसमें मुझे 20,000 रुपये स्क्रैप का मिल रहा है। मतलब स्क्रैप मतलब जब भी ट्रांसफार्मर को 16 साल बाद बेचेंगे तो 20,000 रुपये मिल जाएगा, भले ट्रांसफार्मर वर्किंग हो नॉट वर्किंग हो, चाहे कितना बेकार से भी बेकार हो, फिर भी 20,000 रुपये मिलेगा। समझ गए, उसका मतलब स्क्रैप वैल्यू का मतलब वही होता है। और कितना साल बाद, 16 साल बाद, समझ गए। तो इसको अगर करेंगे तो कितना होगा 80,000 बाई 16, तो कितना हो जाएगा 5,000। 5,000 क्या हो गया रुपया, तो 5,000 रुपया क्या हो गया इसका एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5,000। मतलब क्वेश्चन देखने में कैसा था, थोड़ा ये लग रहा था कि किस तरह बनाएंगे, तो लेकिन स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड निकालने के लिए सिंपल है। आपका जो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट है वो यहाँ पे 1 की जगह 2 भी दे सकता है, 16 की जगह 20 भी दे सकता है, 20 की जगह 50 भी दे सकता है, फिर भी आप निकाल सकते हो अगर आपको प्रोसेस पता है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू पता है 20,000 है, कितना लाइफ स्पेन है, यूजफुल लाइफ जो भी है 16 साल, तो मुझे एनुअल 1 साल का निकालना है, एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज इक्वल टू टोटल कितना खरीदे थे 1 लाख में 20,000 मुझे मिल रहा है, तो कितना हो गया 80,000 भागा कितना करेंगे 16 से, कितना आ जाएगा 5,000 रुपया पर ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज उसका है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है हाई स्पीड अल्टरनेटर आर जनरली टर्म्ड एज ए टर्बो जनरेटर, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या होगा लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। अब देखो टर्बो जनरेटर होता है, ठीक है, तो टर्बो जनरेटर हो गया हाई स्पीड अल्टरनेटर, तो एक होता है सैलिएंट पोल और एक होता है नॉन सैलिएंट पोल। तो जो नॉन सैलिएंट पोल टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है सैलिएंट पोल, एक होता है नॉन सैलिएंट पोल। तो यहाँ पे ये क्या है सैलिएंट पोल है, सैलिएंट पोल का मतलब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा कम होता है, शॉर्ट डायमीटर होता है, और एक्सियल लेंथ जो होता है बड़ा होता है, तो इसका होगा शॉर्ट डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए, मतलब देखो ऐसे समझो, जो रोटर होता है अल्टरनेटर का रोटर, उसको हम 2 तरह से करते हैं, एक होता है साइलेंट पोल रोटर, ठीक है, और एक होता है सैलेंड्रिकल। तो हो गया, एक हो गया साइलेंट पोल रोटर, एक हो गया सैलेंड्रिकल रोटर। तो जो साइलेंट पोल होगा उसका डायमीटर क्या होगा लार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा, और एक्सियल लेंथ क्या होगा कम होगा, मतलब छोटा होगा या शॉर्ट होगा। सैलेंड्रिकल में उल्टा होता है, डायमीटर क्या होगा स्मॉल होगा, और एक्सियल लेंथ का मतलब ये क्या होगा बड़ा होगा, इस तरह से। समझ गए। और साइलेंट पोल रोटर जो है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं लो स्पीड के लिए, और हमें भी जो क्या कर रहे हैं सैलेंड्रिकल रोटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इसको टर्बो जनरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं हाई स्पीड के लिए, यहाँ पे दिया है ना हाई स्पीड। समझ गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा शॉर्ट डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। यहीं पे हाई स्पीड की जगह लो स्पीड अल्टरनेटर आता है, और जनरली यूज फॉर, ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लिखता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। तो इसलिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 पूछ रहा, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसिड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विच ऑफ द फॉलोइंग,
ऑप्शंस। तो क्या होगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत स्थापित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 8051 क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन है 16 बीट ऑफ एड्रेस स्पेस फ्रॉम बाइट एड्रेसेस ऑफ 20S to 2FH सर्व द फंक्शन ऑफ, क्या सर्व करेगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का कुछ बेसिक पॉइंट्स है। देखो इसमें अगर कभी कभी रैम का, इंटरनल रैम का पूछ लेगा, डाटा मेमोरी कितना होता है, इंटरनल रैम का साइज या डाटा मेमोरी कितना होता है, तो उसका होता है 128 बाइट्स, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ इंटरप्ट कितना होता है, नंबर ऑफ इंटरप्ट इक्वल टू कितना होता है 5। इनपुट आउटपुट पिन कितना होता है, इनपुट आउटपुट पिन होगा 32 और सीरियल पोर्ट कितना होगा 1 होगा। तो ये सब बेसिक डाटा है जो कि इस क्वेश्चन में आपको याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर 16 बीट्स ऑफ एड्रेस स्पेस फॉर बाइट एड्रेस ऑफ 20S से 2FH के सर्व द फंक्शन ऑफ, तो ये होता है बिट एड्रेसेबल इंटरनल रैम। इसका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फुल लोड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं करता, पहला है फ्लक्स प्रोड्यूस बाय स्टार्टर, इस पे डिपेंड करता है, रोटर करंट पे भी करता है, पर फेज रोटर पावर फैक्टर भी करता है, वेदर इट इज स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग, तो ये क्या होगा, ये गलत आंसर होगा। तो इस पर क्या होगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन डी। देखो एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा टॉर्क का, टॉर्क इक्वेशन किसके लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, टॉर्क इक्वेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होगा, टॉर्क T इक्वल टू 3 इंटू E2 इंटू I2 इंटू cos फाई, यानी पावर फैक्टर बाय कितना हो जाएगा, ओमेगा, समझ गए। या इसी को हम लोग एक और टॉर्क का फॉर्मूला होता है 3/2 पाई NS इंटू स्लिप के फॉर्म में इंटू SE2 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये भी फार्मूला टॉर्क का ही होता है। और रोटर करंट I2 क्या होता है, रोटर करंट I2 इक्वल टू SE2 बाई Z2, ये हो गया रोटर करंट। आप देख लो इसमें फुल लोड टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, इंडक्शन मोटर में फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्लक्स पे करेगा क्योंकि बैक EMF E2 पे कर रहा है, रोटर के E2 पे कर रहा है, करंट पे कर रहा है, ठीक है, और पावर फैक्टर पे कर रहा है। देखो E2 I2 पावर फैक्टर तीनों पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेदर इट इज स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज अपहेल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस प्रोविजन इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया था ये, जर्मनी से लिया था। कहाँ से, जर्मनी से। मतलब बोल रहा है भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के बाद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन बरकरार है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज ए बीट एड्रेसेबल, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो स्पेशल फंक्शन क्या क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर का, उसमें उसके बारे में पूछ रहा है कि इज बीट एड्रेसेबल, तो इसका क्या होगा आंसर, अलग अलग देखो PCON होता है, SCON होता है, TCON होता है, ठीक है। TCON मतलब हो गया टाइमर कंट्रोलर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइमर कंट्रोलर, क्योंकि बीट को एड्रेस कौन करता है,
टाइमर कंट्रोलर या टीकॉन रजिस्टर यूज टू स्टार्ट या स्टॉप द टाइमर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इट्स आल्सो कंटेंस बीट टू, किसको करता है, इट्स आल्सो कंटेंस बीट्स टू इंडिकेट्स इफ द टाइमर्स हैव ओवरफ्लोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीकॉन। टीकॉन एक्ट एज ए बीट एड्रेसेबल, बीट एड्रेसेबल, समझ गए, एड्रेसेबल। देखो एक और चीज़, SBUF के बारे में कोई पूछे तो ये भी कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ जाएगा सीरियल डाटा बफर होता है। क्या होता है, सीरियल डाटा बफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट टी ट्रांसफार्मर। स्कॉट टी ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधा इसको क्या करो, याद कर लो कि 3 फेज से 2 फेज में अगर कन्वर्ट करना है या 2 फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, स्कॉट टी ट्रांसफार्मर कनेक्शन, समझ गए। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसलिए इसको कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहेगा तो ये मारना है, मतलब 3 से 2 भी कर सकते हैं और 2 से 3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, डीसी शंट मोटर का क्वेश्चन है। आप देखो डीसी शंट मोटर का सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है डीसी शंट मोटर रन एट आरपीएम 500 आरपीएम पर रन कर रहा है, वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस दिया हुआ आर्मेचर का इतना, रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज एडेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। आर्मेचर रेसिस्टेंस का 9 ओम को ऐड करेंगे फॉर द स्पीड कंट्रोल। द आर्मेचर रेसिस्टेंस इज 1 ओम दिया हुआ है। द करेंट टू स्टॉल द मोटर व्हील। स्टॉल द मोटर मतलब क्या होता है, स्टॉल मतलब जो बैक ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉलिंग। कंडीशन क्या होता है स्टॉल का, ये आपको समझना, ये दिया है ना, स्टॉल द मोटर, तो फॉर स्टॉलिंग बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। इसका कंडीशन क्या होता है, बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू क्या होता है, मोटर केस में V माइनस IA इट शुड बी 0। यहाँ तक समझ गए। आपको टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ, लिख लो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे V की जगह क्या लिखें, 220 वोल्ट माइनस IA दिया हुआ क्या नहीं दिया, तो IA लिख लेंगे इंटू RA। आर्मेचर रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1। आर्मेचर रेसिस्टेंस देखो, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्या है, ये मोटर है, सपोज करो ये मोटर है इस तरह से, यहाँ पे एक RA ऑलरेडी यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस होगा, आर्मेचर रेसिस्टेंस 1 ओम, और एक सीरीज में लगाया है R सीरीज किसके साथ 9 ओम ऐसे करके है, और ये EB हो गया, और यहाँ से वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, मोटर को दे रहे हैं, और यहाँ से आर्मेचर करंट आइए मोटर में आ रहा है, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस IA। ठीक है, आप देखिए RA की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं RA प्लस RE सीरीज रेसिस्टेंस, क्योंकि 9 ओम का रेसिस्टेंस भी है सीरीज से कनेक्टेड आर्मेचर के साथ, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 220 माइनस IA मुझे निकालना है इंटू RA प्लस 10 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 220 इक्वल टू 10 IA, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू 22 एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 22 एम्पियर्स, इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत सिंपल वे में। 69, अब देखो सिंपल फार्मूला पे क्वेश्चन है, P आपको दिया हुआ है कितना है 4 पोल, और RPM दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। P इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू F, नहीं P नहीं, N इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू F/P। सिंपल, N दिया हुआ 750, 120 गुना फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है, और पोल कितना हो गया 4 से 30, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 HZ, यानी 25 होगा, क्या होगा 25 इसका आंसर। तो इस तरह से आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल निकाल सकते हो। ये DC सीरीज मोटर है जो इतना रेसिस्टेंस,
कितना है 0.5 ओम रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। इट्स रन एट 730 RPM while taking 20 एम्पियर फ्रॉम 300 वोल्ट सप्लाई। एज्यूम दैट देयर इज नो सेचुरेशन, मतलब बोल रहा सेचुरेशन नहीं है। व्हाट इज़ द स्पीड, बोल रहा व्हाट इज़ द स्पीड एट विच इट विल रन व्हेन टेकिंग ओनली 10 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई। सेम सप्लाई, मतलब सप्लाई पहले कितना था 300 वोल्ट सप्लाई है, उसी सप्लाई पे फिर रन कराना, लेकिन 10 एम्पियर करंट लेगा, ठीक है। और एज्यूम करना है कि उसमें कोई सेचुरेशन नहीं है। तो कैसे करोगे, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। आपको क्या पता है, जो स्पीड क्या होता है, स्पीड n इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई। EB क्या होता है, बैक EMF, बाई फाई मतलब फ्लक्स। और एक और फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज मोटर केस में IA। और एक और सीरीज मोटर केस में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये 3 होता है सीरीज मोटर केस में। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF बाय फ्लक्स। एक होता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब देखो n इक्वल टू, यहाँ हम कर सकते हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, EB को लिखना है, ठीक है। EB किस केस में लिखना है मुझे, EB सीरीज मोटर केस में। तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa बाई कितना हो जाएगा 5। कैसे हुआ, देखो सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर मतलब ये हो गया सीरीज मोटर। यहाँ से वोल्टेज है, अप्लाई कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मोटर को। EB हो गया, ये आर्मेचर रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये हो गया आर्मेचर करंट। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA इंटू RA प्लस EB, या EB इक्वल टू क्या होगा, V माइनस IaRa होगा। तो वही मैं लिखा हूँ। तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस IaRa बाई 5। यहाँ तक समझ गए। अब देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप करो। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा यूटिलाइज करता हूँ, देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, N1 बोल रहा है कि 730 RPM पे जब चलता है तो 20 एम्पियर करंट लेता है 300 वोल्ट सप्लाई पे। तो हम क्या करेंगे, स्पीड हम मान लेंगे N1। 2 केस हैं, N1 कितना होगा 730 वोल्ट, 730 RPM, वोल्ट नहीं RPM। तो पहले हम इस केस में EB1 निकालेंगे। 730 पे बैक EMF EB1 क्या होगा, EB1 इक्वल टू क्या हो गया 300 वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं 300 वोल्ट। तो 300 और IA कितना होगा, IA1 20 एम्पियर, 20 ही होगा ना IA1। तो 300 माइनस IA1 की जगह क्या लिखेंगे, 20 इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5, दोनों केस में 0.5 ही आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा। तो 20 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 10 यानी 290। EB1 निकल गया 290। सिमिलरली मुझे व्हाट इज़ द स्पीड एट विच, अब स्पीड कौन सा स्पीड, N2 मुझे नहीं पता है, N2 स्पीड ही निकालना है। इसका बैक EMF क्या होगा, EB2 मतलब बोल रहा है इट विल रन व्हेन द टेकिंग ओनली 10 एम्पियर करंट ले रहा है, लेकिन सप्लाई सेम वोल्टेज, तो 300 वोल्ट ही सप्लाई हो रहा, लेकिन आर्मेचर करंट 10 एम्पियर ले रहा और आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.5 है। तो 300 माइनस 5 कितना हो गया, 295 वोल्ट। यहाँ तक निकल गया, समझ गए। अब सिंपल, अब ये वाला देखो यहाँ आ गया EB। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं N1 करूँ, N1 EB1 और 5 फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा दोनों केस में। 5 के केस में यहाँ IA1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे जब आर्मेचर करंट 10 हो जाएगा तो उस टाइम फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2 इक्वल टू, रेशियो निकाल दिए, EB1 बाई 5 की जगह IA1 लिख लेंगे, ठीक है। तो I1 गुना I2 बाई EB2। अब सब डाटा दिया हुआ, N1 दिया हुआ 730 बाई N2 इक्वल टू, अब देखो EB1 कितना निकला 290 बाय I1 कितना है 20 एम्पियर, गुना I2 कितना है 10 एम्पियर, अब बाय EB2 कितना है 295। तो यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो N2 निकल जाएगा।
तो N2 कितना निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ N2 इक्वल टू, जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो 1485 RPM। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो 1485 निकला, अब यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं है ना। अब देखो 1485 के सबसे नज़दीक कौन सा है, 1440 तो होगा नहीं, सबसे नज़दीक 15 का डिफरेंस है, तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा 1500। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है इसमें, तो इसमें बहुत सारा कैंडिडेट सोचा होगा 1485 की जगह 1440 मार दिया होगा, ये भी कर सकता है। लेकिन आपको नियरली देखना कौन सा है सबसे नियर में, जो 1500 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 1500। तो ये प्रोसेस है बनाने का इस क्वेश्चन को। 71 इन ए इंजीनियरिंग ड्राइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सरफेस आर वेल सुटेबल फॉर एम्प्लॉइंग रेडियल लाइन डेवलपमेंट। रेडियल लाइन डेवलपमेंट के लिए देखो अलग अलग होता है, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है मतलब अगर उसको आपको रेडियल लाइन डेवलपमेंट करना है, एक्सियल करना है, या जैसा भी करना है, तो सबका अलग अलग होता है। तो 3 टाइप्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा है ना, डेवलपमेंट के बाद 3 टाइप्स होता है। एक होता है पैरेलल, लिख लो, और दूसरा होता है रेडियल, जिसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, रेडियल लाइन, और तीसरा होता है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो ये होता है। अब पैरेलल लाइन के डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा तो किस किस टाइप का शेप होता है, इसमें होता है स्क्वायर, पैरेलल मतलब स्क्वायर भी कर सकते हो, रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, रेक्टेंगुलर, और सिलेंड्रिकल शेप्स भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप, समझ गए। और रेडियल लाइन में कोनिकल, कोन टाइप का या पिरामिड टाइप का, रेडिकल मतलब कोनिकल, क्या कर सकते हैं कोनिकल शेप, जिसको कोन्स या एंड पिरामिड बोलते हैं, पैरामिड्स। अब यहाँ आंसर में आ गया होगा, देखो रेडियल लाइंस में किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कोन्स एंड पिरामिड्स, तो है कोन्स एंड पिरामिड्स, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगर इस ट्रायंगुलेशन के बारे में पूछता, तो ट्रायंगुलेशन में आपको ट्रायंगुलेशन मतलब ही क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप, यानी राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप, राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वेल सूटेड फॉर किसके लिए बोला, रेडियल लाइन। रेडियल लाइन कैसा होता है, कोनिकल शेप होता है, कोनिकल मतलब कोन्स प्लस पिरामिड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोन प्लस पिरामिड्स। यही अगर पूछता किसके बारे में, पैरेलल के बारे में, तो पैरेलल लाइन रहता यहाँ पे, रेडियल की जगह पैरेलल रहता, तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल कोई भी शेप्स में रहता है, या प्रिज्म भी रह सकता है इसमें आंसर, प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट खींचता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम 100 वाट्स, कितना कंज्यूम कर रहा है 100 वाट्स इलेक्ट्रिकल पावर, टोटल कितना कंज्यूम कर रहा है 100 वाट्स इलेक्ट्रिकल पावर, एंड कन्वर्ट टू 90 वाट्स मैकेनिकल पावर, द एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, सिंपल है, एफिशिएंसी N इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, यही होता है ना एफिशिएंसी। अब देखो आउटपुट कितना है 90 वाट ही दे रहा है ना, और इनपुट कितना है 100 वाट, तो कितना हो जाएगा 90%, यही होगा ना एफिशिएंसी, तो 90% हो जाएगा, ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट किस पे डिपेंड करता है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द, तो फिगर ऑफ मेरिट जो है करेंट रिक्वायरमेंट इन प्रोड्यूसिंग ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन ए स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ना कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस विथ यूनिट ऑफ करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, द करंट रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन ए स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी 74, द मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू ए DC जनरेटर एट ए रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड।
और बोल रहा है जनरेटर डिलीवर 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट। तो इफ़िशेंसी ऑफ जनरेटर पूछ रहा है, कितना होगा इफ़िशेंसी। सिंपल, डाटा जो है वो लिख दो। करंट क्या है, आई 32.2 एम्पियर, ठीक है। करंट डिलीवर टू द लोड, वही होगा ना, जनरेटर डिलीवर मतलब लोड को कितना डिलीवर कर रहा है करंट, 32.2 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना डिलीवर कर रहा है, 120 वोल्ट। और क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई, मतलब जनरेटर को जो सप्लाई मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, तो मैकेनिकल पावर इनपुट लिख लो, मैकेनिकल पावर इनपुट कितना मिल रहा है जनरेटर को, 4200 जूल पर सेकेंड। सिंपल है, अब जूल पर सेकेंड कंफ्यूज मत करो, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 वाट। तो 4200 जूल पर सेकेंड मतलब 4200 वाट, यही होगा ना, हो गया आंसर। अब क्या है इसमें, अब देखो ये इनपुट पावर हो गया कितना, जो जनरेटर को हम इनपुट दे रहे हैं, फिर जनरेटर आउटपुट दे रहा है तो ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा जनरेटर का, जनरेटर आउटपुट पावर क्या होगा, V इंटू आई, तो 120 इंटू 32.2 कितना हो जाएगा, 3864, ये हो गया आउटपुट पावर। तो इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, सिंपल, क्योंकि मुझे इफ़िशेंसी ऑफ जनरेटर यहाँ पर निकालना है। तो आउटपुट कितना हो गया, 3864 बाई 4200। बस स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से आएगा। तो 92% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा, अरे ये 4200 जूल पर सेकेंड क्या दे दिया। यूनिट आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। 1 जूल पर सेकेंड मतलब होता है 1 वाट, तो 4200 क्या हो जाएगा वाट, 42 वाट क्या हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी जो हम क्या कर रहे हैं, डीजी सेट को चलाने के लिए दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो हो गया। और आउटपुट में आपको दिया हुआ है 32 और 120, तो इस तरह से आप इफिशिएंसी निकाल सकते हो। (75) बहुत लंबा क्वेश्चन है। द रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर एंड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया है। निगेटिव फीडबैक का क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला ऑप्शन, निगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर। जब भी निगेटिव फीडबैक रहता है तो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, इनपुट इम्पीडेंस को। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निगेटिव फीडबैक कॉज रिडक्शन इन नॉइज। हाँ, निगेटिव फीडबैक क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसको, नॉइज रिडक्शन को। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 का था निगेटिव फीडबैक डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। नहीं, ये गलत है। जब भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रहेगा तो वो पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को। समझ गए। तो इसका सही ये क्या होगा, ये यहाँ पे डिक्रीज ना होकर इंक्रीज होता तब सही होता। तो ये ऑप्शन गलत है, फॉल्स हो गया ये। ऑप्शन 4 में चलते हैं, इन ए कंपेरिजन टू ट्रांसफर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट नेगेटिव फीडबैक ट्रांसफर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक इज हाइयर। ये भी गलत है, लोअर होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में आप देखो कौन सा सही है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा। तो इसमें फॉल्स फॉल्स ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू, स्टेटमेंट 3 फॉल्स और 4 भी फॉल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो बहुत सिंपल है, एक तरफ है 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक तरफ है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और दोनों का कंपैरिजन। पहला है 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। देखो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर वही मोटर हो सकता है जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा 3 फेज में ही होगा। तो इसलिए वही मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा हो गया, पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लोअर देन दैट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। ये भी सही है।
जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर हैव यूनिफॉर्म टॉर्क एस, ये भी सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स मोर कंडक्टर मटेरियल कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सो 3 फेज इंडक्शन मोटर आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर रिक्वायर मोर कंडक्टर मटेरियल्स कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो कंडक्टर मटेरियल जो है यहाँ पे समझना यह है कि आपको जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, अगर सपोज करो कि 100 किलोवाट का अगर हम लेते हैं इंडक्शन मोटर, ठीक है, 100 किलोवाट का, और सिंगल फेज और 3 फेज, तो सिंगल फेज का अगर साइज 100% रहेगा तो इसका 3 फेज मिलेंगे 100 किलोवाट का, तो कितना हो जाएगा 130%, मतलब 30% से बढ़ रहा है। तो मतलब आप समझ लो कि कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कॉपर वायर वाज रैप्ड अराउंड द अर्थ 10 times, it would take how many seconds to turn the light on its other ends? कितना लगेगा। इसका सही आंसर होगा क्या है, अगर 10 टाइम्स करना है तो आपका 1.3 सेकेंड लगेगा। ये आपको प्रैक्टिकल वैल्यू है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ फेल्यूर ऑफ हीटिंग एलिमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। 78 पहला है, क्या है ऑप्शन, मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है। इम्ब्रिटलमेंट लीडिंग टू ग्रेन ग्रोथ, ये सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, ये भी सही है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ क्रोजन, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ऑप्शन से पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। इसमें क्या होगा, सारा करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लक्ष्य पे आधारित क्वेश्चन आ गया। देखो हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, बस फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी इल्यूमिनेशन का टॉपिक है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लो। ए लैम्प इमिटिंग लाइट, एक लैम्प है वो क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन में एक समान लाइट को यूनिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हैज़ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ए मेन है, मीन इसको लिखो, मेन स्फेरिकल कैंडल पावर इसको बोलते हैं, 15 है, ठीक है। व्हाट विल बी द लुमिनियस फ्लक्स रेडिएटेड, मतलब कितना फ्लक्स रेडिएट कर रहा है लाइट सोर्स बाय द लैम्प इन ऑल डायरेक्शन, ये आपको निकालना है। सिंपल फार्मूला होता है 1 लाइन का, बस ये याद रखो, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाई 4 × पाई, बस इतना फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। टोटल फ्लक्स आपको निकालना है, टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स ही निकालना है ना। देखो लुमिनियस फ्लक्स मतलब फ्लक्स निकालना है, बाई 4 पाई हो जाएगा, इनटू MSCP दिया हुआ 15, यहाँ 15 लिख दो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई × 15, तो 60 पाई, 60 × पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 188.5 ल्यूमेंस, क्योंकि लक्स का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेंस होता है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेंस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 188.5। बस ये फार्मूला आप याद रखो, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय 4 पाई, ये वाला इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है, ओपेम का क्वेश्चन है। एन ओपेम यूज डिफरेंशियल एम्पलीफायर एट द इनपुट्स स्टेज, बेस करेंट ऑफ द 2 इमीटर कपल ट्रांजिस्टर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर दिया हुआ 20 माइक्रो एम्पियर और 22 माइक्रो एम्पियर। द इनपुट बायस करंट ऑफ ओपेम, सिंपल है, इनपुट बायस करंट, तो क्या डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, कितना दिया है 20 और 22,
तो दोनों के एवरेज निकाल दो, 20 + 22 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 42/2, तो 21 माइक्रो एम्पियर, यही होगा ना आंसर। नेक्स्ट, डी रेटिंग फैक्टर निकालना है, किसका डी रेटिंग फैक्टर इन ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ थायरिस्टर, रिलायबिलिटी ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल स्ट्रिंग इज मेजर्ड बाय डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है डी, डायरेक्ट बहुत सिंपल है, 1 - स्ट्रिंग इफिशियंसी। डी रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 - स्ट्रिंग इफिशियंसी, समझ गए। 1 - स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी किस में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे उसमें जो हम लोग ग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ते हैं उस टॉपिक में, स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी कभी कभी उसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है, जब हम लोग डिग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, उसमें ये आता है इसका स्ट्रिंग इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू नियरेस्ट voltage nearest to the conductor, voltage nearest to the conductor, nearest disk of the conductor, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे डी रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होगा 1 - स्ट्रिंग एफिशिएंसी। बंडल कंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। बंडल कंडक्टर के बारे में पूछा, बंडल कंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो बंडल कंडक्टर है यूज इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत ही हॉट स्पॉट क्वेश्चन है ये। तो रिड्यूस करते हैं किसके लिए, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर मतलब एक से, बंडल कंडक्टर मतलब होता है कि जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है, 2 3 4, अब 4 कंडक्टर को मिला के हमको एक कंडक्टर बना, उसको बंडल कंडक्टर बोलते हैं। उसको डैम्पर के थ्रू, मतलब दोनों चारों कंडक्टर के बीच सेम गैप होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनइवन डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे बंडल कंडक्टर। एक अगर आप उसमें पढ़ेंगे बंडल कंडक्टर में तो उसमें GMR आता है, ठीक है, GMR और बहुत कम क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, JEE लेवल के एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी इंडक्टेंस वगैरह कैसे रिड्यूस करना है उसका एक फार्मूला होता है, L = μ0/2π × ln GMD/GMR, ठीक है, हेनरी पर मीटर पर फेज, ये होता फार्मूला। ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस होता है GMD और ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होता है, इसका मतलब समझ गए। नेक्स्ट है लोड फैक्टर इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज। लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड क्या, लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर उस दिन भी बताए थे, एवरेज लोड या एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड, ये होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 84 2 वोल्ट मीटर है, ठीक है, 2 वोल्ट मीटर है द सेम रेंज, मतलब दोनों का रेंज सेम ही है, 0 से 400 वोल्ट एंड हैव इंटरनल इम्पीडेंस दिया हुआ 3000 यानी 30 किलो ओम और 20000 मतलब 20 किलो ओम। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 600 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज सर्किट, द वोल्ट मीटर रीडिंग आर, कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है यार। वोल्ट देखो, रेंज क्या है 2 वोल्ट मीटर का, 400 वोल्ट रेंज है। अब मुझे और कितना वोल्टेज दिया हुआ, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे 600 वोल्ट, सपोज करो 2 वोल्ट मीटर, ऐसे करो, एक ऐसे है एक यहाँ, ये दोनों सीरीज में है। अब इसका रेसिस्टेंस कितना है 30 किलो ओम और इसका 20 किलो ओम, 2 हो गया। और इसका ये क्या है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया है 0 से 400 वोल्ट रेंज, ये भी 0 से 400 वोल्ट रेंज, बस ऐसे हो गया। और इसमें कितना हम दे रहे हैं 600 वोल्ट दे रहे हैं, बस ये निकालना है। तो कितना वोल्टेज रीड करेगा फर्स्ट वोल्ट मीटर, इसको V1 मानते हैं, इसको V2, तो V1 = क्या हो जाएगा 600 इनपुट वोल्टेज है इंटू इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, तो 30/50 हो जाएगा किलो ओम, 30 + 20 50 कितना होगा 360 वोल्ट,
और V2 कितना हो जाएगा 600 इंटू 20/50 तो 240 वोल्ट। तो 360 और 240, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल, इस तरह से आप निकालो, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन ए ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर। अल्फ़ा का मान निकालना। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू कलेक्टर करंट यानी IC/IE यानी कलेक्टर करंट बाय इमीटर करंट, इमीटर करंट ये होता है ना अल्फ़ा करंट गेन। अल्फ़ा करंट गेन या DC करंट गेन, आप जो भी बोल लो इसको, उसको क्या होता है IC/I। एक होता है बीटा, बीटा जो होता है इसको ट्रांजिस्टर बेस करंट भी बोलते हैं या इसको कॉमन इमीटर करंट गेन भी बोलते हैं। बीटा को क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर करंट गेन। बीटा इक्वल टू होता है IC/IB। और एक और फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू α/1 - अल्फ़ा। तो यही फार्मूला का यूज करके यहाँ पे आंसर बनेगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा हमको निकालना है, बीटा दिया हुआ है तो निकाल लो। अल्फ़ा आपको निकालना है, बीटा दिया हुआ है तो क्या होगा बीटा इक्वल टू α/1 - अल्फ़ा होगा। बीटा इक्वल टू क्या है 49 इक्वल टू α/1 - अल्फ़ा। तो 49 - 49 अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, तो 49 इक्वल टू 50 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/50, तो कितना हो जाएगा 0.98। सिंपल, फार्मूला याद होना चाहिए बस। बीटा इक्वल टू α/1 अल्फ़ा या अल्फ़ा इक्वल टू β/1 + बीटा, ये भी कर सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो। ये एक तो फार्मूला ये होता है अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, बीटा इक्वल टू α/1 - अल्फ़ा, एक अल्फ़ा इक्वल टू β/1 + बीटा। अब बीटा आपको दिया 49/1 + 49 50, सिंपल 0.98। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको पहले पता है कि अल्फ़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉमन बेस DC करंट गेन। अल्फ़ा को कॉमन बेस DC करंट गेन और बीटा को बोलते हैं कॉमन इमीटर करंट गेन, कॉमन इमीटर करंट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिन नंबर, देखो पिन नंबर पूछ रहा है 29 ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में, आप सोच लो। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पिन नंबर इतना ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज प्रोग्राम स्टोर इनेबल इट इज एन एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। पूरा पिन नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार 1 से लेके टोटल 40 पिन नंबर होता है, वो 40 पिन नंबर को आप देख लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आप उसको गो थ्रू कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका पिन नंबर याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। 87 which fundamental rights cease to be an fundamental rights and become an legal rights under the 44th amendment of the Indian Constitution। ये सबको पता होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, यानी भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के तहत कौन से मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया, तो संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं 88। In an AutoCAD drawing using absolute coordinates, the number of points needed to draw a line is, कितना होता है AutoCAD में टोटल 2 होता है। कितना होता है 2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन सा होता है एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स नीडेड। तो पहला होता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा होता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट, बस 2 ही होता है, पहला और दूसरा, ये 2 याद रखिए। ऐसे के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कितना होता है मैक्सिमम 2 होता है।
In a transmission line, variation in voltage at the receiving end expressed as a percentage of full load voltage at the receiving end. When full load at a given power factor is removed, the voltage at the sending end being kept constant is called as, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। सही आंसर क्या होगा इसका, वोल्टेज रेगुलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज वी आर एट नो लोड माइनस वी आर एट फुल लोड बाई वोल्टेज वी आर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। टू प्रिवेंट ट्रांसफार्मर फॉल्ट एंड एक्सीडेंट्स अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, सेकेंडरी वाइंडिंग इज नियरली केप्ट शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट रखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को, किस में रखते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर में रखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में अगर शॉर्ट सर्किट नहीं रखेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे, तो क्या होगा, हाईली इंडक्टिव वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। कहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल में। तो उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। इसलिए सीटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है कभी भी हम लोग ओपन सर्किट नहीं रखते हैं। An oscillator that uses a pair of tapped capacitor and inductor to produce 180 degree voltage phase shift on the feedback networks। तो उसमें उसको किस तरह के बोलते हैं, उसको कॉलपिट्स ऑस्किलेटर बोलते हैं इसको, कॉलपिट्स ऑस्किलेटर। क्योंकि कॉलपिट ऑस्किलेटर में ही क्या होता है, कैपेसिटर भी होता है और इंडक्टर भी रहता है, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का वोल्टेज फेज डिफरेंस रहता है। ठीक है, और एक क्यों यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम ऑन 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। means the shaft power developed by the motor is 20.3 HP। the rotational losses दिया हुआ इतना HP। assuming no copper loss motor efficiency is assume 1 horse power equal to इतना। मुझे क्या निकालना, एफिशिएंसी निकालना। तो अब जो ऑप्शन जो दिया हुआ वैसे वैसे बना दो, सिंपल है। देखो आउटपुट पावर आपको दिया हुआ है, आउटपुट पावर क्या है, देखो शाफ्ट पावर डेवलप, मतलब मोटर का आउटपुट शाफ्ट क्या करेगा, आउटपुट पावर डेवलप करेगा कितना, 20.3। सिंपल, तो P आउटपुट लिख देता हूँ मैं 20.3 HP। यहाँ दिया 1 HP में इतना होता है, तो 20.3 इंटू 735.5 इसको करेंगे तो लगभग 14,930.65 वाट होगा। ठीक है, अगर इसको किलोवाट में लिखेंगे तो 14.93 किलोवाट अप्रोक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमको किलोवाट में बनाना पड़ेगा इसका इनपुट भी। ये तो आउटपुट हो गया, और लॉसेस दिया हुआ, लॉसेस कितना है 2.23 HP। लॉसेस इक्वल टू 2.23 HP। 1 HP में कितना होता है 735, तो इसमें गुना कर देंगे 2.23 गुना 735.5, तो ये लगभग हो जाएगा 1640.16। तो इसको 1.64 किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इफ़िशेंसी निकालना। इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या होता, आउटपुट बाय इनपुट या आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट प्लस लॉस ही तो इनपुट होगा, वही होगा ना। तो आपको आउटपुट पता है कितना है 14.93 प्लस बाई 14.93 प्लस 1.64, तो इसको करेंगे तो लगभग एफिशिएंसी 90.1% के आसपास आएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 90.1%। तो इस तरह से आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। इन अदर टर्म्स यूज्ड इन ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, चॉपर्स कंट्रोल्स। चॉपर क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है इन चॉपर सर्किट में, तो वो करता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम के थ्रू। ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम के थ्रू
हम लोग क्या करते हैं, चॉपर को कंट्रोल करते हैं। आर्टिकल 360 के बारे में पूछा। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में डील करता है? आर्टिकल 360, तो आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल को से संबंधित है। तो कितना टाइप का इमरजेंसी होता है? जब कभी भी वार की सिचुएशन होगा तो आर्टिकल 352 होता है वार के उसमें, वार इमरजेंसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356 में होता है, ठीक है। और ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में हुआ, ठीक है। तो ये सब इमरजेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आधारित क्वेश्चन है। आपको देखो डाटा जो दिया हुआ लिख लो, क्या क्या है। ए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑस्किलेटर दिया हुआ FR लिख लेते हैं, जो है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू 450 किलो हर्ज KHZ में दिया हुआ। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या क्या, L इक्वल टू दिया हुआ 4.2 हेनरी। समझ गए यहाँ तक? तो आपको पहले और एक रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस। तो लेकिन रेसिस्टेंस का यूज है क्या, हम लोग क्योंकि FR इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई रूट अंडर LC, यही होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। FR आपको पता है, L आपको पता है, तो यहाँ C निकाल सकते हैं, वही तो फार्मूला लगा दो यहाँ पे। FR क्या है 450 किलो हर्ज को हर्ज में बनाएंगे तो 10⁻³ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर L के जगह पर क्या है 4.2 इंटू C। मुझे क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, C निकालेंगे यानी कैपेसिटर। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.98 इंटू 10⁻⁻14 फैराड। आप इसको सॉल्यूशन करके देखना, C निकल जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू L, आप इसको करके देखना 1/R रूट अंडर L/C, यही होता है ना। आपको R दिया हुआ है, R कितना है 9050, रूट अंडर L दिया हुआ 4.2 और C दिया हुआ 2.98। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, इतना एग्ज़ाम में नहीं देना चाहिए JEE लेवल के एग्ज़ाम में, लेकिन क्या कर सकते हैं, जॉब लेने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1312 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा 7-5 जो भी होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1312.7। बस आप प्रोसेस समझो कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स है, फार्मूला पर आधारित है। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर 1/R रूट अंडर L/C। एक होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC। बस यहाँ से उसके बाद सारा दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही डाटा दिया हुआ। OSI मॉडल्स, ठीक है। तो OSI मतलब होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मतलब समझ गए। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, द की फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेयर। रिप्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, देखो कितना टाइप्स का लेयर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में, 7 लेयर्स होता है, अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है, ठीक है। कितना टाइप का होता है, 7 लेयर्स होता है। तो 7 लेयर्स का सबका अलग अलग काम होता है। तो 7 लेयर में कौन कौन सा लेयर होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है एप्लीकेशन लेयर, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन। एक होता है सीजन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, कितना हो गया। एक होता है डाटा लिंक लेयर, और एक लास्ट हो गया फिजिकल लेयर।
तो ये कितना होता है, टोटल 7 टाइप का लेयर होता है और सब का अलग अलग एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सीजन्स, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें पूछ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर्स में आपका क्या होगा इसका आंसर, डाटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन होता है। किस में, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो कोई भी डाटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं उस लेयर में डाटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन होता है। आप एक बार इस सारे जो 7 लेयर में बताया हूँ यहाँ पे सब लेयर का देख लीजिएगा, उसमें कहाँ पे कौन सा लेयर का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सीजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, नेटवर्क में क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिफाइंड एज, परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो परसेंटेज रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज क्या होता है, परसेंटेज रिएक्टेंस मतलब x इक्वल टू IX/V इंटू 100, समझ गए। I मतलब फुल लोड करेंट, V मतलब वोल्टेज, फेज वोल्टेज जो भी है, x क्या हो गया, रिएक्टेंस किस में, ओम पर फेज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करेंट इज फॉलोइंग। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर ऑफ AutoCAD 2012 यू कैन नॉट इंसर्ट नंबर्स एंड बुलेट लिस्ट। इसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर्स ये नहीं कर सकते हैं, क्रिएट्स फंड ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, पिक्चर्स हो जाएगा। एक और क्वेश्चन 99 है, ये लैंप है कितना वाट का, 75 वाट का, कितना इमिट कर रहा है ल्यूमन, जो फ्लक्स है उसका कितना इमिट कर रहा है, 950 ल्यूमेंस, ठीक है। यूनिफॉर्मली इन ए ऑल डायरेक्शन इन प्लेस्ड ए फोरकास्ट ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो सारा डाटा दिया हुआ है और लैंप गिव यूनिफॉर्म ब्राइटनेस ऑफ 250 मिली ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर इन ऑल डायरेक्शन, परसेंटेज ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय द ग्लोब। समझ गए। अब ब्राइटनेस क्या दिया हुआ, पहले लैंप का ब्राइटनेस क्या हुआ 250 मिली, तो हम लिख लेते हैं ब्राइटनेस इक्वल टू कितना होगा 250 मिली ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स दिया हुआ है 950 ल्यूमेंस, कितना है ब्राइटनेस क्या है 250 और फ्लक्स कितना हो गया 950 ल्यूमेंस। अब पर मिली दिया हो, मिली ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर है, तो फ्लक्स कितना इमिट कर रहा है कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स इमिट बाय द ग्लोब कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 250 दिया हुआ है, 250 मिली को हम क्या बनाएंगे, मिली में 1000 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये ल्यूमेंस में कन्वर्ट हो गया इंटू 4 पाई इंटू 30/2, क्योंकि लेंथ कितना है 30/2 का होल स्क्वायर, बस ये होता है। इसको करेंगे 706 के आसपास आएगा, 706.5 ल्यूमेंस, समझ गए। तो फ्लक्स ऑब्जर्व कितना करेगा, ये तो इमिट किया और टोटल फ्लक्स कितना है 950, इतना इमिट किया तो फ्लक्स ऑब्जर्व कितना करेगा, फ्लक्स ऑब्जर्व्ड, क्योंकि बोला लाइट ऑब्जर्व भी तो निकालना, फ्लक्स ऑब्जर्व इक्वल टू टोटल कितना हो गया फ्लक्स 950 और माइनस इमिट कितना कर रहा है 706.5, तो कितना हो जाएगा ये लगभग 243.5। अब मुझे इफ़िशेंसी निकालना, क्योंकि इफ़िशेंसी निकालना है किसका, उस लैंप का। तो इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स ऑब्जर्व्ड बाय फ्लक्स इमिटेड, यही है ना। फ्लक्स ऑब्जर्व हो गया 243.5 भागा 706.5, तो इसको करेंगे 25.6 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 25.6। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे जेई लेवल का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है। आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पेपर सॉल्व करो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको फार्मूला पता है, आपको प्रोसेस पता है, ठीक है,
आप अच्छे से पुटअप करना जानते हो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका डाटा, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर सही निकाल सकते हो। गलत होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हीटर पे आधारित क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब ईच ऑफ द 2 इलेक्ट्रिक हीटर आर, क्या लिखा है, 4 नीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम ईच। इन द फर्स्ट हीटर 4 हीटिंग एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन द सेकेंड हीटर एलिमेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब 2 हीटर एलिमेंट है, 2 हीटर है, एक में 4 हीटिंग एलिमेंट जो कि रेजिस्टेंस 50 ओम ईच है उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और दूसरे हीटर में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सिंपल, समझ गए। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज ऑफ ईच हीटर, दोनों में कितना सप्लाई कर रहे हैं, 400 वोल्ट। द रेट ऑफ हीट इन कैलोरी पर सेकेंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड हीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल है, बस आप प्रोसेस के अनुसार बनाओ। बस आपको पहले पता होना चाहिए कि हम लोग एनर्जी, मतलब हीट जो है, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेंगे बाय किससे प्रोड्यूस होगा, रेसिस्टेंस के कारण, रेसिस्टेंस के कारण ही होगा ना हीट प्रोड्यूस। कितना होगा, E = v²/r × T, यही होगा ना। या एनर्जी = पावर इंटू टाइम होता है तो P = v²/r लिख सकते हैं। बस यही फार्मूला है। पहले केस 1 में चलते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 मानते हैं 50 ओम का रेजिस्टेंस सब क्या में है, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा, 50 × 4 कर देंगे तो E = क्या हो जाएगा, एनर्जी 400, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ कितना, 400 वोल्ट, दोनों हीटर में सेम ही है, बाय 200 × टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं 1 सेकेंड, प्रैक्टिकली हम मानते हैं कितना, 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा इसका, 800 जूल। अगर इसको हमको यहाँ पे 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, ठीक है, और मुझे आंसर क्या चीज़ में निकालना है, कैलोरी पर सेकेंड में, तो ये जूल दिया हुआ है, तो इसको कैलोरी में बदलना है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी को कैलोरी में बदलना है तो 800 भागा 4.2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 190.5। 190.5 कितना हो जाएगा, कैलोरी जो जैसे जैसे ऑप्शन में वैसे बना देंगे। स्टेप 2 में क्या हो गया, चारों रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाए हैं तो R/R1 + 1/R + 1/R + 1/R इस तरह से होगा पैरेलल में, हैं। तो RT = क्या हो जाएगा, 50/4 तो 12.5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकालना है, E 400 वोल्टेज तो वही है, v²/r यानी 12.5 गुना टाइम एक ही रहेगा, 12800 जूल। तो अगर कैलोरी में लिखना है, इसको कैलोरीज में लिखना है तो कितना हो जाएगा, 12800 भागा 4.2 तो 347.6 क्या हो जाएगा ये कैलोरीज। यही तो आंसर होगा दोनों केस में। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेरी आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन हम लोग ट्राई करेंगे भेजने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।